सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 3, जिसका शीर्षक है गिल्लू। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस अध्याय का सार। लेखिका ने एक गिलहरी के बच्चे को कौओं से बचाकर अपने पास रखा तथा उसकी देखभाल की। तो बच्चों, इस अध्याय में क्या बताया गया है कि लेखिका यानी कि इस अध्याय की जो लेखिका है, उन्होंने एक गिलहरी के बच्चे को कौवे से बचाकर अपने पास रखा था और उसकी अच्छे से देखभाल भी की थी। तो चलिए अध्याय को शुरू करते हैं। कमरे के बरामदे में आकर मैंने देखा, दो कौवे एक गमले के चारों ओर छुआछुअवल जैसा खेल खेल रहे हैं। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा हो और अब कौवे जिसे अपना आहार बना रहे हैं। तो हम क्या देखते हैं कि जो लेखिका है वो अपने कमरे के बरामदे से ले जाकर देखती है कि वहां पे जो दो कौवे हैं वो क्या कर रहे हैं, गमले के चारों ओर छुआछुअल जैसा गेम खेल खेल रहे हैं। और फिर वो निकट जाकर जब देखती है तो एक गिलहरी का छोटा सा बच्चा होता है, वो घोंसले से गिर गया होता है। और जो कौवे हैं अब वो उसे क्या बना रहे हैं, अपना आहार बनाने का सोच रहे हैं, उसे खाने का सोच रहे हैं। वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपटा पड़ा था। सबने कहा कि कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता है, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। अब जो वो गिलहरी का बच्चा है वो गमले से चिपटा हुआ था बचने के लिए, और सब क्या कह रहे थे लेखिका को कि अब कौवे के चोंच का जो घाव है वो इन घावों से बच नहीं पाएगा, तो हम इसे यहीं पर रहने देते हैं। परंतु मन नहीं माना। उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में ले आई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घाव पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल ना सका और दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गई। अब जो लेखिका है उनका मन नहीं माना, तो उन्होंने क्या किया, उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में ले आई और उन्होंने क्या किया, उसके घाव में पेनिसिलिन का मरहम लगाया और रुई की पतली सी बाती बनाकर उसमें दूध में डुबोकर उसको पिलाने का प्रयास किया। लेकिन जो दूध की बूंदें हैं वो उसके मुंह में नहीं जा पाई, वो दोनों ओर लुढ़क गई। कई घंटों के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच की मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। अब कई घंटों के प्रयासों के बाद उनके मुंह में यानी कि उस गिलहरी के बच्चे के मुंह में पानी टपकाया गया, उसे पानी पिलाया गया। फिर तीसरे दिन वह इतना अच्छा हो गया था कि वो क्या कर रहा था, लेखिका की उंगली पकड़कर अपने पंजों से पकड़कर अपनी नीली मोती जैसी आंखों से इधर उधर देख रहा था। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वही 2 वर्ष तक गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और कांच के मनकोसी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर ना जाने क्या देखता समझता रहता था। अब 3-4 महीने बीत चुके थे। अब उसके 3-4 महीने में स्निग्ध रोए आ गए थे, झब्बेदार पूंछ उग आई थी और उसकी आंखें, चमकीली सी आंखें सबको भा जाती थी। और लेखिका ने उसका नाम प्यार से क्या रखा था, गिल्लू रखा था, और वो उसे प्यार से गिल्लू बुलाते थे। और उन्होंने क्या किया था, एक फूल की जो डलिया होती है, हल्की सी डलिया में उसमें रुई बिछाकर उसे अपने खिड़की के बाहर लटका दिया था, और वही उसका क्या बन गया था, गिल्लू का घर बन गया था। तो वो क्या करता था, गिल्लू जो है वो झूले में झूलता था, खुद ही उस झूले को हिलाकर स्वयं ही उसे झूलता था, और कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और बाहर ना जाने पता नहीं क्या क्या देखता रहता था, समझता रहता था। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे
इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। तो वो क्या करता था, जब लेखिका कुछ भी लिखने के लिए बैठती थी तो वो क्या करता था, उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला था ताकि लेखिका का ध्यान उसकी तरफ जा पाए। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का सिलसिला तब तक चलता रहता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती। तो वो क्या करता था, लेखिका के पैर के पास जाता था और फिर सर से पर्दे के ऊपर चढ़ जाता था, जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं। और ये तब तक वो करता रहता था जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए उठ नहीं जाती थी। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले दो पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे के बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता। तो लेखिका जो है वो गिल्लू को पकड़कर कभी कभी क्या करती थी, लंबे लिफाफे में उसे रख देती थी और अगले दो पंजों और सिर से अतिरिक्त सारा लघुघात लिफाफे के भीतर बंद रहता था। और इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता था कि वो क्या कर रही हैं। और भूख लगने पर चिक चिक करके वो बताता था, सूचना देता था कि अब उसे भूख लग रही है। फिर काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे में वापस चला जाता था। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में धीरे धीरे आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके ना जाने क्या कहने लगी। अब गिल्लू के जीवन में पहली बार वसंत आया था। तो नीम चमेली की जो गंध होती है वो धीरे धीरे लेखिका के कमरे में आने लगी थी और बाहर की गिलहरियां क्या करती थी, खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके ना जाने क्या कहती थी। और गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपने पंख से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। अब लेखिका क्या सोचती है कि अब जो गिल्लू है वो बाहर की गिलहरियों को देखकर आकर्षित हो रहा है, उसे अच्छा लग रहा है, अपनापन सा महसूस हो रहा है। तो जो लेखिका है वो सोचती है कि अब इसे मुक्त करने का टाइम आ गया है। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे से जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक तरह की समस्या ही थी। तो लेखिका क्या करती है, उसके झूले की जो कील होती है उसे निकाल देती है और उसके द्वार को खोल देती है। तो गिल्लू जो है वो बाहर चला जाता है और उसको देखकर ऐसा लगता है मानो सच में वो मुक्ति की सांस ले रहा है। और वो बहुत छोटा जीव होता है। तो लेखिका सोचती है कि घर में जो उन्होंने बाकी के कुत्ते बिल्ली पाले हुए हैं उनसे गिल्लू को बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है, समस्या का काम है। तो इसलिए वो सोचती है कि इसे बाहर ही जाने देते हैं। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता है। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से यह नित्य का क्रम हो गया। अब आवश्यक कागज पत्रों के कारण जब लेखिका बाहर जाती थी तो वो अपने कमरे को बंद करके जाती थी। तो जब वो कॉलेज से वापस घर आती थी तो जैसे ही वो अपना कमरा खोलती थी तो वो क्या देखती थी कि जो गिल्लू है जाली के द्वार से भीतर आकर उनके पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगता था और ये कार्यक्रम चलता ही रहता था। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता। और ठीक 4 बजे वह खिड़की के भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। तो अब उसका ये डेली का काम हो गया था। तो वो क्या करता था, जैसे ही लेखिका कमरे के बाहर जाती थी तो वो क्या करता था, बाहर चला जाता था और बाकी के गिलहरियों के साथ खेलता था, एक डाली से उस डाली पर कूदता रहता था। और जैसे ही ठीक 4 बजते थे यानी कि लेखिका के आने का समय होता था तो वो वापस खिड़की से अंदर आ जाता था और अपने झूले में झूलने लगता था। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें ना जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोन जूही की पत्तियों में। गिल्लू है
वो क्या करता था, वो लेखिका को चौंकाना चाहता था, डराना चाहता था। तो वो क्या करता था, उनको चौंकाने के लिए कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता था, कभी पर्दे के चुन्नटों में छिप जाता था और कभी सोन जूही की पत्तियों में छिप जाता था। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे स्मरण नहीं हुआ। अब लेखिका यहाँ पे बता रही है कि उनके पास पहले से बहुत सारे पशु पक्षी थे और उन्हें बहुत ज्यादा लगाव भी था उनसे, लेकिन किसी भी पशु पक्षी ने उनकी थाली में उनके साथ बैठ के खाया हो, उन्हें ऐसा कुछ स्मरण नहीं है, यानी कि उन्हें ऐसा कुछ याद नहीं है। गिल्लू इनमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू ना मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता था या झूले के नीचे फेंक देता था। अब गिल्लू जो था वो सभी पशु पक्षियों में से बिल्कुल अलग था। तो जैसे ही लेखिका जो है वो खाने के लिए बैठती थी, तो वो क्या करता था, उनके पास आकर उस थाली पर बैठने का प्रयास करता था। तो लेखिका ने बड़ी मुश्किल से उसे सिखाया था कि थाली के पास बैठना है, थाली के अंदर नहीं बैठना है। तो वो क्या करता था, लेखिका की थाली में से कुछ कुछ चावल का दाना ऐसे साफ कर करके खाता था और उसे काजू बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। और काजू ना मिलने पर वो अन्य खाने की जो चीजें होती हैं उसे भी लेना बंद कर देता था या फिर अपने झूले में फेंक देता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना से आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिससे ज्ञात हुआ कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता था। अब क्या हुआ था कि उसी बीच में लेखिका का एक्सीडेंट हो गया था, मोटर दुर्घटना से आहत होकर उन्हें दिन भर अस्पताल में रहना पड़ता था। तो इन दिनों जब वो कमरे में आता था, दरवाजा खोलता था, तो गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता था। उसे लगता था कि शायद लेखिका आई है, लेकिन कोई और होता था। तो जब वो देखता था कि कोई और है तो वो वापस अपने झूले में बैठ जाता था। और कोई भी जब उसे काजू वगैरह देता था, उसका फेवरेट जो खाना था, उसका खाद्य पदार्थ जो उसका मनपसंद चीज थी, वो उसे देता था खाने के लिए। तो लेखिका जब अस्पताल से घर आई थी और उन्हें झूला साफ किया तो देखा कि वो जो काजू है वो वहीं पर रखे हुए हैं। यानी कि इससे क्या ज्ञात होता था कि जो गिल्लू है वो उन दिनों अपने खाद्य पदार्थ को भी नहीं खाता था। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता था। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू ना बाहर जाता ना अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्व था नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और उसे ठंडक भी मिलती रहती थी। तो गिल्लू जो था वो अब जब गर्मी आ गई थी, तो लेखिका जब काम करती थी तो दोपहर के समय उनके पास बैठने के लिए वो क्या करता था, उसने एक अच्छा उपाय ढूंढ लिया था कि वो उनके पास भी बैठा रहे और उसे गर्मी भी ना लगे। तो वो एक सुराही में लेट जाता था। तो इससे क्या होता था, वो उनके पास ही बैठा रहता था और उसे ठंडक भी मिलती रहती थी। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने ना कुछ खाया और ना बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वह उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया, जैसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। तो गिलहरियों की जीवन की जो अवधि होती है बच्चों, वो 2 वर्ष से अधिक की नहीं होती है। तो गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत भी आने ही वाला था। तो दिन भर उसने ना कुछ खाया, ना कुछ पिया, ना बाहर गया। तो रात के अंत में क्या करता है, वो लेखिका के पास जाता है और उनकी वही उंगली पकड़ता है जो उसने उस समय पकड़ी थी जब वो घायल हुआ था, जब वो छोटा सा था। तो वही उंगली पकड़कर वो उनसे चिपक कर वहीं पर सो जाता है। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया
और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। अब जब लेखिका उसके पंजों को छूती है तो उन्हें महसूस होता है कि जो उसके पंजे हैं वो बहुत ज्यादा ठंडे हैं, तो उन्हें लगता है कि इसे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, तो वो हीटर चलाती है उसे गर्मी देने के लिए। फिर क्या होता है कि जैसे ही सुबह की पहली किरण, सूरज की पहली किरण जो होती है उसको स्पर्श करती है, तब तक जो गिल्लू होता है वो मर चुका होता है, अंतिम यात्रा कर चुका होता है। उसका झूला उतार कर रख दिया है और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है और सोन जूही पर वसंत आता ही रहता है। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई है, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी। उस लघु गाथ का किसी बसंती दिन जूही के इलाब छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। तो गिल्लू की समाधि कहाँ रखी गई है? सोन जूही की एक लता के पास रखी गई है, क्योंकि उसे वो लता बहुत ज्यादा प्यारी लगती थी, तो इसलिए उसकी समाधि को वहीं पर रखा गया है। तो बच्चों, इस अध्याय से लेखिका ने हमें क्या बताने का प्रयास किया है कि हमें जानवरों से प्यार करना चाहिए, क्योंकि अगर हम जानवरों से प्यार करेंगे तो वो हमारे लिए हमारे प्रति प्यार ही दिखाते हैं। अब जैसे जो गिल्लू है उसे बचपन में लेखिका ने अपने पास रखा था और अंतिम यात्रा तक भी वो उनके साथ ही था, और जब उनका एक्सीडेंट हो गया था तब भी वो उनके साथ था और उनके लिए बहुत ज्यादा परेशान रहता था। तो जो पशु पक्षी होते हैं बच्चों, वो भी हमारे मित्र के समान हो सकते हैं अगर हम उन्हें वैसा ही प्यार दें। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यही समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।